थंबनेल में दिखाया गया ये चारों ही फंड में से कौन सा लार्ज कैप फंड हमें चुनना चाहिए, या फिर ऑलरेडी अगर इसमें से कोई फंड मेरा पोर्टफोलियो में है तो उसका परफॉर्मेंस कैसे रहने वाला है और हमें आगे जाके कुछ चेंज तो नहीं करना है इसमें। इसके साथ साथ कौन सा रिस्क प्रोफाइल, कौन सा एज ग्रुप वाइज इन्वेस्टर को ये लार्ज कैप में से कौन फंड हाउस के साथ जाना है, उसका भी डिस्कशन रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल संजय टॉक्स। ऑब्वियस बात है, जैसे जैसे फंड का उम्र बढ़ता जाएगा उसमें अगर ज्यादा इन्वेस्टर निवेश करेंगे तो फंड साइज यानी AUM साइज भी बढ़ता जाएगा। ये चारों लार्ज कैप बेस्ड म्यूचुअल फंड को लेके इन्वेस्टर के मन में जो मेन दुविधा रहता है, जो मेन कंसर्न रहता है, वो है इसका AUM साइज। फंड साइज में आज के दिन में आप लोग एक्सिस ब्लू चिप फंड और मिरिया एसेट लार्ज कैप फंड को एक ही पैदान में रख सकते हैं। लगभग एक ही है, 1 या 2,000 करोड़ का डिफरेंस है। मंथली बेसिस में ये जो साइज है वो चेंज भी होता है। इसमें एक्टिव फंड में सबसे कम लार्ज कैप में AUM साइज है कंपैरेटिवली कानाडा रोबेको ब्लू चिप फंड, लगभग 4,000 करोड़ के आसपास AUM साइज है, जो लार्ज कैप के हिसाब से बहुत ही अच्छा माना जाएगा। उसके बाद जो इंडेक्स फंड को मैं डिस्कस करूंगा उसको थोड़ा सा अलग रखते हैं, उसको मैं वीडियो का एंड में थोड़ा सा डिटेल्ड डिफरेंट वे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि एक्टिव फंड के साथ डायरेक्ट आप इंडेक्स फंड को उतना कंपेयर नहीं कर सकते हैं। AUM साइज देख के ही आप लोगों को एकदम से डिसीजन नहीं लेना चाहिए, स्पेशली लार्ज कैप फंड में। यही सेम चीज अगर मिड कैप और स्मॉल कैप बेस्ड फंड में होता तो हम लोग बोलते भाई AUM साइज बड़ा है तो इसको थोड़ा अवॉइड हम करने के लिए सोच सकते हैं, लेकिन लार्ज कैप में ऐसा नहीं है, क्योंकि लार्ज कैप में ये लोग जो स्टॉक में निवेश करते हैं वो वॉल्यूम वाइज भी ठीक ठाक है। लार्ज कैप होने के नाते स्टेबल स्टॉक्स भी होता है, इंडिया का फ्रंटलाइन कंपनी में ये लोग निवेश करते हैं। तो लार्ज कैप में AUM साइज उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, मैटर तो करता है लेकिन उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। इसीलिए आज के दिन में भी देखेंगे एक्सिस ब्लू चिप फंड, आपका मिरिया एसेट लार्ज कैप फंड आज भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हालांकि एक्सिस ब्लू चिप फंड में लास्ट 1 ईयर में अगर आप बेंचमार्क के साथ कंपेयर करेंगे तो देखेंगे थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है, 1-2% से ही सही, लेकिन इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा कैश में 5-10% अपने हाथ में कैश रखे हैं और बाद बाकी 90-95% ही इक्विटी में वो लोग निवेशित है। और उसी क्षेत्र में अगर आप मिरिया एसेट को देखेंगे तो वो लोग लगभग 98-99% इक्विटी में निवेशित है। लेकिन अगर उल्टा भी होता है, यानी मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आता है, तो कैश थोड़ा सा ज्यादा कंपैरेटिवली होने के कारण एक्सिस ब्लू चिप में गिरावट भी कम होने का चांस है। देखिए, ये एक प्रीअजम्पशन है, ऐसा ही होगा ये मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक्चुअली पोर्टफोलियो में जो दिख रहा है वही मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। AUM साइज के बाद हम लोग पोर्टफोलियो, एक्सपेंस रेशियो एक्सेट्रा देखेंगे, और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ ये भी डिस्कस करूंगा कि इनमें से कौन सा फंड पोर्टफोलियो में रखना ठीक होगा। इन्वेस्टर का रिस्क कैटेगरी वाइज ये डेफिनेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जरूर बने रहिएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। पोर्टफोलियो में ये जो 3 या 4 में फंड आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, लगभग सिमिलर ही पोर्टफोलियो है। लगभग क्यों, मैं बोल सकता हूं 80% 90% कॉमन ही रहेगा, क्योंकि ये लार्ज कैप बेस्ड फंड है। तो इसमें अगर आप दिग्गज कंपनी देखेंगे जैसे कि रिलायंस, TCS, इंफोसिस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये सब जो दिग्गज फ्रंटलाइन इंडिया का कंपनी है ये सभी रहेगा। तो इसीलिए एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, ये 4 फंड में से आपको अगर चुनना है कोई भी एक लार्ज कैप, वो एक ही आप चुनिएगा। ऐसा नहीं है कि पोर्टफोलियो में 2 या 3 आप लार्ज कैप कैटेगरी का फंड ले लिए, क्योंकि ये सब फंड सेम स्टॉक को लगभग रखते हैं तो ज्यादा आपका ओवरलैप हो जाएगा। इसीलिए ओनली वन, वो आप एक्टिव रखें या फिर इंडेक्स रखें, लेकिन एक ही फंड आपको रखना है। देखिए, एक्सपेंस रेशियो को यहां पे आप ज्यादा तवज्जो मत दीजिए, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो को अपना NAV से माइनस करने के बाद ही ये अच्छा रिटर्न ये सब फंड आप लोगों को निकाल के दे रहा है। तो एक्सपेंस रेशियो उतना मायना नहीं रखेगा, क्योंकि तीनों ही एक्टिवली मैनेज्ड फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो लगभग सेम है। हां, इसमें सबसे ज्यादा आपका एक्सपेंस रेशियो मिरिया एसेट का है, 0.54% के आसपास।
उसके बाद आता है एक्सिस ब्लू चिप फंड 0.46%। देखिए 0.08% का डिफरेंस, वो ज्यादा एकदम ही मैटर नहीं करता है क्योंकि ओवरऑल रिटर्न तो दोनों ही फंड अच्छा दे रहा है। और उसके बाद सबसे कम में आता है एक्टिवली मैनेज फंड में आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड 0.35% के आसपास। फिर से मैं बोल रहा हूं, ज्यादा एक्सपेंस रेशियो लगभग अगर देखिए 0.5 के आसपास सभी लोगों का है तो उतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा क्योंकि रिटर्न ये लोग अच्छा निकाल के दे रहा है। अब अगर रिटर्न में आ जाते हैं जिसमें हम लोग ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, उसमें दो तरीके से हम लोग रिटर्न को देखते हैं। एक है एकदम प्योर रिटर्न और दूसरा है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, यानी फंड कितना कम से कम रिस्क लेके आपको ज्यादा रिटर्न निकाल के दे रहा है। देखिए इसमें भी ये तीनों ही फंड लगभग सेम ही है क्योंकि ये जो रिस्क रेशियो होता है ना, ये भी मंथ टू मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिफर करता है। तो अगर आप एवरेज देखेंगे लगभग ये तीनों ही फंड सेम टाइप का है। हालांकि फंड हाउस अगर देखेंगे तो मीडिया एसेट थोड़ा सा एग्रेसिव फंड हाउस है, उसका जो स्टॉक सिलेक्शन रहता है वो थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर का रहता है, इसीलिए वो लोग रिटर्न भी ज्यादा निकाल के देते हैं। देखिए ये जो तीनों ही एक्टिवली मैनेज्ड फंड है उसका अगर आप रिटर्न देखेंगे 5 साल और 7 साल दोनों डेटा आप लगभग देखेंगे 16% से 17% के आसपास है। 5 साल में 7 साल में एनुअलाइज्ड जो रिटर्न है, तो रिटर्न के मामले में भी ये तीनों ही फंड सेम है। एक में अगर देखेंगे 16.24, एक में देखेंगे 17%। रिटर्न के मामले में भी आप नहीं बोल सकते हैं कि ये फंड इस फंड को एकदम आउट परफॉर्म कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं, एकदम ठीक ठाक अगर लॉन्ग टर्म रिटर्न देखे तो चल रहा है। तो हमें एज ए इन्वेस्टर क्या करना चाहिए? देखिए यहां पे क्लियरली मैं बात कर रहा हूं, यहां पे डिपेंडिंग ऑन इन्वेस्टर, अगर आप थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टर है, मतलब आप थोड़ा सा एग्रेसिव किस्म के इन्वेस्टर हैं, तब आप आराम से मीडिया एसेट लार्ज कैप फंड के साथ जा सकते हैं क्योंकि थियोरिटिकली ये जो फंड हाउस है थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर का होता है, तो आप लोग आराम से इसके साथ जा सकते हैं। आपके लिए अगर मेन पॉइंट है, मेन कंसर्न पॉइंट है AUM साइज, तो आप आराम से कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड के साथ जाइए क्योंकि देखिए अगर आपका मेन कंसर्न AUM साइज है, तब अगर आप एक्सिस ब्लू चिप फंड को ले लेंगे ना, तब आपको क्या होगा, दिमाग में हमेशा जिस दिन ही एक्सिस ब्लू चिप फंड का थोड़ा सा डामाडोल NAV रहेगा, थोड़ा सा नेगेटिव जाएगा, उस दिन आप सोचने लगेंगे कैनरा रोबेको के साथ एक दिन का NAV का प्राइस जो डिफरेंस होगा उसको कंपेयर करने लगेंगे। तो इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगर AUM साइज आपका मेन कंसर्न है और एक्टिव फंड चाहते हैं तो आराम से कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड के साथ जाइए, एकदम ठीक ठाक है। एक्सिस ब्लू चिप फंड कौन लेंगे? अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी ये फंड मौजूद है तो आप आराम से इसके साथ बने रहिए। अभी भी चेंज करने का टाइम नहीं आया है। हाँ, 1 साल में बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन वो भी एक पैरामीटर नहीं होता है कि अभी फंड को फटाक से चेंज कर लो, क्योंकि अभी बुल मार्केट चल रहा है, बियर मार्केट में भी देखना है। बहुत सारा फंड आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, तो उस टाइम ये फंड का बहुत जरूरी हो सकता है। तो इसीलिए अभी भी फंड को डिस्कार्ड मत कीजिए। अगर ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में है उसको रखिए, लेकिन अलर्ट रहिए, थोड़ा सा क्वार्टरली बेसिस में एटलीस्ट इसका परफॉर्मेंस को कंपेयर कीजिए, परफॉर्मेंस को रिव्यू कीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। अब थोड़ा सा HDFC सेंसेक्स प्लान के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम लोगों को डिसीजन लेने में सुविधा हो। देखिए एक्टिवली मैनेज फंड और इंडेक्स फंड टोटली डिफरेंट किस्म का प्राणी होता है। मतलब इसको ऑरेंज और एप्पल के साथ तुलना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये जो इंडेक्स फंड है ना, ये एक टाइप का इन्वेस्टर का प्रेफरेंस रहता है। ये इन्वेस्टर का माइंडसेट के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि आज के दिन में भी अगर आप देखेंगे एक्सिस ब्लू चिप फंड, आपका कैनरा रोबेको, आपका जो मीडिया एसेट, ये सब फंड आपको 5 इयर्स 7 इयर्स में आपका ये फैक्ट है कि बेंचमार्क को यानी इंडेक्स फंड को बीट कर रहा है 5 इयर्स एंड 7 इयर्स में। तो अगर इंडेक्स फंड को कोई इन्वेस्टर लेता है तो उसका माइंडसेट में अगर देखेगा, अरे भाई, अगर वो 1 मंथ में देखेगा, अरे भाई मेरा तो फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, एक्सिस ब्लू चिप फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऐसा जो डर के जीना होता है, ऐसा अगर करने लगेंगे ना आप, तो आपके लिए इंडेक्स फंड नहीं है। पहले बात सुन लीजिए,
इंडेक्स फंड उन लोगों के लिए है जो लोग इंडेक्स में बिलीव करते हैं वो सब कंपनी, जो ये एचडीएफसी सेंसेक्स प्लान है इसमें 30 कंपनीज है, जो बिलीव करता है ये 30 कंपनी इंडिया का फ्रंटलाइन कंपनी है, इसका बिजनेस मॉडल अच्छा रहेगा, रिटर्न के तरफ ज्यादा ना देखते हुए बिजनेस के ऊपर जो लोग ज्यादा कॉन्फिडेंस रखते हैं उन लोगों के लिए ये इंडेक्स फंड अच्छा होता है। क्योंकि हमेशा अगर आप डर डर के जिएगे कि अरे देखिए कभी ना कभी हर एक साइकिल में कोई ना कोई एक्टिव फंड आपका बेंचमार्क यानी इंडेक्स फंड को आउट परफॉर्म करेगा ही। इंडेक्स फंड कभी भी नंबर 1 पोजीशन में नहीं रहेगा, वो एक एवरेज रिटर्न देते रहेगा। लेकिन क्या है, एक्टिव फंड में जो आज नंबर 1 है कल वो नंबर 10 में भी जा सकता है, लेकिन इंडेक्स फंड एक ही में रहेगा। ये माइंडसेट जिस इन्वेस्टर के पास है ना, वो ही सिर्फ इंडेक्स फंड को लेके आराम से शांति से बैठे रह सकता है। नहीं तो इंडेक्स फंड जोर जबरदस्ती अपने पोर्टफोलियो में मत घुसाइए अगर आप लोग कंफर्टेबल नहीं है तो। देखिए मेरा पोर्टफोलियो भी कल का वीडियो में मैंने शेयर किया था, उसमें भी मैं लार्ज कैप में एक इंडेक्स फंड को शामिल किया था। थोड़ा सा ब्रॉड कैटेगरी का है, लेकिन उसमें माइंडसेट यही है कि लॉन्ग टर्म में मुझे अगर झंझट नहीं चाहिए, मतलब फंड को चेंज करना, फंड को बार बार देखना, ये सब झंझट अगर नहीं चाहिए तो मैं एक इंडेक्स फंड के साथ जा सकता हूं, वो भी लार्ज कैप में तो ठीक है। मतलब लार्ज कैप में अगर इंडेक्स फंड के साथ जाएंगे तो देखेंगे जो स्टॉक इंडेक्स में रहता है वही सिमिलर स्टॉक आपका एक्टिवली मैनेज्ड फंड में भी रहता है, तो स्टॉक पोर्टफोलियो वाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिटर्न के मामले में थोड़ा सा इधर उधर है। और मैं मेरे पिछले एक वीडियो में बताया था सेंसेक्स लास्ट 30-35 ईयर्स में 105 गुना रिटर्न दिया है, 105% नहीं 105 गुना रिटर्न दिया है। तो आप समझ सकते हैं ना, एक इंडेक्स होने के बावजूद भी, एक हाथी होने के बावजूद भी ये कितना टाइम्स रिटर्न निकाल के दे रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसमें बने रखना है, मतलब ऐसा नहीं कि 3 साल 4 साल के लिए आप बने रहेंगे, ऐसा नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। और लार्ज कैप के साथ साथ एक फ्लेक्सी कैप फंड भी आप लोगों के पोर्टफोलियो में हमेशा रहना जरूरी है। कुछ चुनिंदा बेस्ट परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप के ऊपर वीडियो मेरे चैनल में ऑलरेडी मौजूद है, आपके स्क्रीन में आ जाएगा, यहां पे क्लिक करके आप लोग जरूर देख सकते हैं। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।